हेलो बच्चों, एक बार फिर से आ गया हूँ, आखिरी बार पहले चैप्टर की आखिरी यूनिट को लेके कसम खा के कह रहा हूँ 5 मिनट में वीडियो खत्म हो जाएगा, छोड़ के मत जाना बेटा, ठीक। चलो आओ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं देखो बेटा। पर्पस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सबसे पहले इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, कंसिस्टेंसी, कंपैरेबिलिटी, एडिक्वेसी, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मतलब एक कंपनी इंडिया में जो अपनी बुक्स प्रेजेंट कर रही है, सर क्या गारंटी है कि वो सब कुछ सच बोल रही है? तो आईसीआई जो एक बॉडी है उसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर्मुलेट किए हैं। उसने बोला है कि एक कंपनी जो तुम अपनी बुक्स बना रही हो, अपनी बुक्स को फॉलो कराओगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग अलग चीजों के लिए बहुत सारी हैं, तो उन्होंने बोला कि बुक बनाते समय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगा लेना। जैसे के लिए फिक्स एसेट के लिए अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इन्वेंटरी के लिए अलग है, एडजस्टमेंट्स के लिए अलग है, पास्ट ट्रांजैक्शंस के लिए अलग है, करंट ट्रांजैक्शंस के लिए अलग है, इंटेंजिबल एसेट के लिए अलग है। तो ऐसे करके आपकी बुक बनाना। ये बुक अगर इसके अकॉर्डिंग तुम अपनी बुक्स बनाओगे तो तुम्हारी बुक ट्रांसपेरेंट होगी, कंसिस्टेंट होगी, लोग कंपेयर कर पाएंगे, एडिक्वेट होगी और रिलायबल होगी। डन। चलो सर, समझ में आया सर। ये है क्या? एक फ्रेमवर्क है जो कि कंसिस्टेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और ट्रांजैक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड करने में आपकी हेल्प करता है। अगला, मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ डिफरेंट इंटरप्राइजेस कंपेरेबल। अब सब लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे तो सबकी बुक एक जैसी दिखने लगेगी। अब अगर एक जैसी दिखने लगेगी तो मैं सबकी बुक को आपस में कंपेयर कर पाऊंगा कि तुम कहां अच्छा और कहां बुरा कर रहे हो। व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या? रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, याद रखूंगा, रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, इशूड बाय एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडीज या फिर गवर्नमेंट। लेकिन यहां पे आप ऐसे याद रखो, एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडीज इसको इशू करती है, इसका नाम है आईसीएआई। अगला, कवर रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, प्रमोट टाइमली एंड यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर स्टेक होल्डर। और मैं आपको स्टेक होल्डर बता चुका हूं कौन है बेटा। अगला, की एरियाज एड्रेस बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसको कवर करती है? सर पहली चीज कवर करती है रिकॉग्निशन को, क्या रिकॉग्नाइज करना है, क्या रिकॉग्नाइज नहीं करना है। हाँ जी सर, ये नो वाली भी लिस्ट बताती है। मेजरमेंट बताती है, अभी इससे पहले वाला चैप्टर करके है ना, जो पता नहीं आपको कितना समझ में आया कितना नहीं समझ में आया, कि मेजरमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेजरमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो ये मेजरमेंट को सॉल्व करने की कोशिश करती है। प्रेजेंटेशन को निखारती है कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। आपको नहीं पता, लेकिन अगर आपने 12th क्लास अच्छे से पढ़ा है तो 12th क्लास में आपका जो वॉल्यूम 3 था वो बताता है कि P&L, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए और बैलेंस शीट के लिए फॉर्मेट डिफाइंड है। डिस्क्लोजर, व्हाट इन्फॉर्मेशन टू डिस्क्लोज टू द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। याद करो, कंटीजेंट एसेट और कंटीजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट में तो नहीं दिखाते, लेकिन इसको नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज करना पड़ता है ना। तो ये कौन बोलता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही बोलता है। ओवरऑल गोल क्या है? हेल्प करना स्टेक होल्डर को। चलो सर, ये भी समझ में आया। अच्छा, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला सर, हार्मोनाइजेशन, कंपैरेबिलिटी, रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी। इतनी बार पढ़ चुके होगे, 3 बातें तो समझ में आ गई होगी, लेकिन हार्मोनाइजेशन नहीं पढ़ा, इसको सुन लो। स्टैंडर्डाइज डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज अक्रॉस डिफरेंट एंटिटीज। क्या बोला? स्टैंडर्डाइज डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज। अलग अलग तरीके की जो लोगों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या अकाउंटिंग पॉलिसीज या अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस बनाई हुई है ना, उसको हार्मोनाइज करते हैं, मतलब एक जैसा करते हैं। सर ये तो छोटा मोटा कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी जैसा लगता है, आप ऐसे समझो हार्मोनाइज करना भी एक तरीके से कंसिस्टेंसी ही है। चलो, बेनिफिट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? रिड्यूस अल्टरनेटिव्स। अब आपके लिए अल्टरनेटिव्स खत्म हो जाएंगे, ये करें ये करें ये करें, अरे भैया सिर्फ ये करें। इनहांस कंपेरेबिलिटी, अब आप अपनी बुक को भी दूसरे की बुक से चेक करके सीखो ना गलती कहाँ करते हो। इंप्रूव रिलायबिलिटी, लोग आप पे भरोसा करने लगेंगे बेटा, ठीक। अच्छा, अगले पे आते हैं सर, बेनिफिट एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्या बेनिफिट है और क्या उसकी लिमिटेशन है? सर सबसे पहले क्या दिखाऊं? सर सबसे पहले लिमिटेशन दिखा दो सर। लिमिटेशन क्यों? अरे चॉइस बिटवीन ट्रीटमेंट, मुझे चॉइस करना पड़ता है। अगला, रिस्ट्रिक्टेड स्कोप, किसी किसी चीजों पे ये अपने आप को ऐसा कहता है सर ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, आपको करना ही पड़ेगा। तो सर तुमने चॉइस कहाँ दी? इसका मतलब ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट हो गई। लेकिन सर इसके बेनिफिट क्या है? रिड्यूस वेरिएशन, मतलब अलग अलग तरीके की चीजें अब एक हो जाएंगी। एडिशनल डिस्क्लोजर, आपको एडिशनल डिस्क्लोजर करनी पड़ती है अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हो, तो मतलब वो कहता है ये भी बताओ ये भी बताओ ये भी बताओ ये भी बताओ, तो ये तो अच्छी बात है ना। लिमिटेड कंपैरेबिलिटी, कंपैरेबिलिटी क्या है सर? बहुत लिमिट हो गई, मतलब फैसिलिटेट कंपैरिजन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अक्रॉस डिफरेंट कंपनीज एंड कंट्रीज विद लिमिटेशन ड्यू टू द कल्चरल एंड लीगल। बस अब कल्चरल मतलब कुछ ऐसे खर्चे जो वहाँ अलाउड है यहाँ अलाउड नहीं है, बस यही चीजें रहेगी। लेकिन अब आप अपनी बुक्स को हर जगह कंपेयर करा सकते हो। चलो सर, ये भी समझ में आया। अच्छा, अब ये देख लो सर, ये लास्ट है, आई मीन सेकंड लास्ट, ऑलमोस्ट खत्म वाला, प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया। देखो सर क्या है, कौन बनाता है सर?
ICI लीडरशिप है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ASB याद रखना, इससे बनाया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाने के लिए। कंसल्टेटिव प्रोसेस, द ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड follows the transparent and consultative process to develop accounting standard। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसा नहीं कि ASB नहीं बना दिया, बहुत सारी जगह कंसल्ट करने के बाद बनाया। इंटरनेशनल अलाइनमेंट, कोशिश करती है ASB कि हम जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के साथ IFRS के साथ मैच करे। डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन, ASB इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम वेरियस सेक्टर इंक्लूडिंग इंडस्ट्री, रेगुलेटर, एकेडमिया और गवर्नमेंट। ये इसको बनाने से पहले बहुत सारे लोगों से अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस भी लेती है, कई बार कॉलेजेस भी, इंस्टीट्यूट भी, टैक्सेशन की बॉडीज भी, वो भी रिकमेंड करती है सर हम ना ये चीज़ देख रहे हैं बार बार लोगों में अलग अलग आ रहा है, आप कोशिश करें कि इसका एक यूनिफॉर्म बॉडी आ जाए या फिर यूनिफॉर्म पैटर्न आ जाए। इंडिपेंडेंस, लेकिन ASB इंडिपेंडेंट है, कोई इसको गाइड नहीं कर रहा, ठीक, ये लोगों की सुनता है लेकिन करता अपने हिसाब से है जो सही है। अच्छा अब अगला स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस, सवाल है कि स्टैंडर्ड कैसे बना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया, ASB आइडेंटिफाई करती है वो एरिया जिसके लिए स्टैंडर्ड बनने चाहिए। अगला स्टडी ग्रुप, ASB ने एक स्टडी ग्रुप बनाया जो कि इनको स्टडी करती है, ड्राफ्ट बनाती है, प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट बनाती है। कंसिडरेशन रिवीजन, ASB रिव्यू करती है, रिवाइज करती है उस जो डेटा को बनाया था उसको। कंसल्टेशन, फिर ये अलग अलग काउंसिल मेंबर के साथ जाके, आउटसाइड बॉडी के साथ जाके, कई बार पब्लिक के साथ जाके उसको कंसल्ट करती है जो उन्होंने प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट बनाया हुआ था। मीटिंग विद स्टेक होल्डर, अब उस अकाउंटिंग से कौन कौन लोग इंपैक्ट हो सकता है, अगर पब्लिक होते हैं तो पब्लिक से, क्रेडिटर होते हैं तो क्रेडिटर से, इन्वेस्टर हो सकते हैं तो इन्वेस्टर से, सबके साथ वो मीटिंग वगैरह करती है, डिस्कस करती है, उनके फीडबैक को लेती है। एक्सपोजर ड्राफ्ट, अब इस प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट से वो लोग एक एक्सपोजर ड्राफ्ट बनाती है और पब्लिक को कहती है कि सर हमने ऐसा बनाया है, तुमको इसके बारे में कुछ कहना है तो बताओ, मतलब पब्लिक डोमेन में वो आ जाता है। फाइनलाइजेशन, ASB आफ्टर अगर कुछ फीडबैक्स आए हैं, कुछ कंसल्टेशन, कुछ सजेशन आए हैं तो उसको इंप्रूव करके एक नया फाइनलाइजेशन ड्राफ्ट बनाता है, फिर काउंसिल से अप्रूव लेता है, द ड्राफ्ट सबमिटेड टू द काउंसिल ऑफ ICI फॉर कंसिडरेशन एंड अप्रूवल, और उसके बाद आपका ICI ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना देती है। अब सवाल है कि इंडिया में कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उसकी मैंने कुछ लिस्ट आपको यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, एक बार देखो। ठीक, देख लिया, आप कहोगे सर हम ठीक से नहीं देख पाए, वीडियो को पॉज करके अगर इसमें से कुछ याद हो सकता है तो याद कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ चीज़ें बोलता हूँ जो याद कर लेना, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, जो बोले बेटा बस वो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29। ये बस ये इतना सा याद कर लेना बेटा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मुझे पता है कि आपको डर बहुत लग रहा है, लेकिन आपसे ज़्यादा डर हमें लगता था जब हम लोग एग्जाम देते थे। आप पास हो जाओगे क्योंकि हमें भी डर में पास हो गए थे। ठीक, चलो बेस्ट ऑफ लक, बाय। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना बेटा अगर मैं आपको अच्छा लग रहा हूँ तो, वीडियो को, मुझे नहीं।